हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, उनको दूर करने में मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज, और जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और आज की क्लास में हम करेंगे रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति से संबंधित नीट में पिछले वर्षों में 2013 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो 2013 में आया है वो इस प्रकार से है। एक छोटा कण जो एक समान घनत्व रखता है, प्रारंभिक वेग v' से वक्र सतह पर ऊपर की ओर लुढ़कता है। यदि वह उच्चतम ऊंचाई 3v²/4g तक पहुंचता है तब वस्तु है। तो देखिए, जो इसने लिखा है प्रारंभिक वेग, उस प्रारंभिक वेग की हम कह सकते हैं जो v' दिया है वो v' ने v ही लेना है। और बाकी इन्होंने क्या कह दिया है कि वह उच्चतम ऊंचाई कहां तक पहुंच रहा है, 3v²/4g, यानी कि इसने h की वैल्यू दे दी 3v²/4g। तो हमें क्या कह रहा है ये कि तक पहुंचता है तब वस्तु है, कि हमें बतानी है कि वस्तु किस आकार की है, वस्तु क्या है। और आप प्रश्न में देखेंगे इन्होंने दिया है एक रिंग है, एक ठोस गोला है, एक खोखला गोला है और एक डिस्क है। अब हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसके कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से कोई एक हम बनाएं, एक गोला जो है वो इस प्रकार से किसी तल पर चल रहा है। यहां पर हम ले लेते हैं, ये इस प्रकार से एक गोला है। अब हम बोल तो यहां पर गोला रहे हैं, लेकिन यह कुछ भी हो सकता है, एक रिंग भी हो सकती है, एक डिस्क भी हो सकती है, खोखला गोला भी हो सकता है, ठोस गोला भी हो सकता है, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब ये इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है, गति कर रहा है और घूम रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, इस सरफेस पे चढ़ेगा। जब इस पे चढ़ेगा तो इन्होंने बताया इसका जो प्रारंभिक वेग है वो है v। क्या है प्रारंभिक वेग, जो हमें दिया है वो क्या दिया है, v। और साथ में एक समान रूप से इसमें द्रव्यमान एक समान रूप से फैला हुआ है, साथ में ये भी कह रहे हैं। तो ये यहां से इस प्रकार से लुढ़कना शुरू करता है और लुढ़कते लुढ़कते यहां से इस चढ़ाई पर चढ़ करके ये जिस ऊंचाई तक h तक पहुंच रहा है, मान लेते हैं ये यहां तक पहुंच रहा है, ये हमारी ऊंचाई है h, ये हमारा क्षैतिज है। तो क्षैतिज से h ऊंचाई तक ये चढ़ जाता है किसी ऊंचाई पर। तो तब ये कह रहे हैं कि आपको यह बताना है कि ये गोला क्या होगा। इस प्रकार का जब प्रश्न आप करेंगे कि ये क्या चीज होगी, कौन सी वस्तु होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों में आपको दो प्रकार के नियम लगाने पड़ेंगे। पहला नियम तो आप देख रहे हैं कि यहां गोला घूम रहा है तो इसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और वह गतिज ऊर्जा जैसे जैसे गोला ऊपर की ओर चलेगा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और गतिज ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करेगा। जो टोटल इसकी गतिज ऊर्जा है उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। पहला तो आपको यह समझना है। दूसरी बात, जब ये गति कर रहा है तो ये दो प्रकार की गति कर रहा है। एक तो ये कर रहा है सीधी, एक सीधी रेखा में भी चल रहा है, और दूसरा इस प्रकार से गति भी कर रहा है। तो इसके अंदर जो कुल गतिज ऊर्जाएं होंगी वो क्या होंगी, हम लिखेंगे वस्तु पर कुल गतिज ऊर्जा। टोटल गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगी, एक तो जो स्थानांतरित गति कर रहा है, सीधे आगे की ओर चल रहा है, तो वो होगी 1/2 mv², और दूसरी होगी घूर्णन गतिज ऊर्जा। और घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है 1/2 I ω² के बराबर होता है, जहां I क्या होती है, जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। ये जड़त्व आघूर्ण ही वह फैक्टर है जिसको कि हम कैलकुलेट करेंगे, और वह हमें यह बताएगा कि वस्तु कैसी है, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। तो यही हमारा क्लू है यहां पर। अब कौन से सिद्धांत का उपयोग करना है, हम जो सिद्धांत का जिसका उपयोग करेंगे, चूंकि यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम काम कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम काम कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। ये आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv², 1/2 I ω² लिख लेंगे, 1/2 mv² प्लस 1/2 I ω²। और ये किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। और स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और वो होगी mgh के बराबर। अब हम यदि कहें कि ये जो गोला है उसकी यदि त्रिज्या कैपिटल R है, तो यहां हम ओमेगा को, जो कि कोणीय वेग है, उसको परिवर्तित कर सकते हैं रेखीय वेग के पदों में।
तो हमें एक फार्मूला जानते हैं, आप जानते हैं v बराबर होता है हमारा आर ओमेगा, v बराबर है आर ओमेगा। यहां स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर ले लें यदि त्रिज्या को, तो v बराबर आर ओमेगा, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन आर के बराबर होगा। तो ओमेगा का ये मान v अपॉन आर हमें यहां पर रखना है, पहली बात। दूसरा जो h का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ, ये h का मान उसे भी यहां पर रखना है, तो रखते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 i ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये बराबर होगा m गुणा g, और h की वैल्यू इन्होंने हमें प्रश्न में दिया है 3v स्क्वायर अपॉन 4g, 3v स्क्वायर अपॉन 4g। हमें यहां पर कुल मिलाकर के i की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले देखिए इनमें क्या क्या चीजें हमारी पहले तो कॉमन है, v स्क्वायर इसमें भी है, v स्क्वायर इसमें भी है, v स्क्वायर इसमें भी है, तो आप समझ सकते हैं तीनों को यदि हम कॉमन लें तो ये कट जाएगा दोनों तरफ से। इधर से v स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इधर वाला v स्क्वायर इस v स्क्वायर से कट जाएगा, पहली बात। दूसरा, आप चाहें तो 1/2 को भी काट सकते हैं, 1/2 यहां से कट गया, 1/2 यहां से कट गया, तो यहां 4 कटेगा तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। सेकंड में ये भी पता चल गया। तो अब यहां पर क्या बच गया, ये बच गया केवल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और इधर की ओर क्या बचेगा m और साथ में आ गया g, और देखिए ये वाले g से ये वाला g भी कट गया, तो यहां क्या रह गया केवल m रह गया, और साथ में ऊपर रह गया 3/2। इस m को इधर की ओर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा i अपॉन आर स्क्वायर बराबर 3/2m माइनस m। तो आप समझ सकते हैं इसको हम m यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा i अपॉन आर स्क्वायर बराबर m, यानी कि 2 × 2 यानी कि ये गया 3 माइनस 2/2, और साथ में हमारा क्या है m। तो ये आ गया i अपॉन आर स्क्वायर बराबर किसके आ गया 1/2 m के। हमें i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या आ जाएगा यहां से इसको थोड़ा मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारा आ जाएगा i इज इक्वल टू इस आर स्क्वायर की यहां गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 m आर स्क्वायर। तो हमें जड़त्व आघूर्ण पता चल गया, ये किसका जड़त्व आघूर्ण होगा, उसी वस्तु का होगा जो यहां पर घूर्णन गति और स्थानांतरित गति करते हुए इसके ऊपरी ऊंचाई तक यानी कि h ऊंचाई तक पहुंच रही है। अब ये किसका जड़त्व आघूर्ण है, तो हम प्रश्न में देखते हैं कौन कौन से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हमें दिया है एक रिंग, ठोस गोला, डिस्क तथा खोखला गोला। तो यह जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है ये होता है डिस्क का होता है। तो हमारे पास क्या दे दिया इन्होंने, जो डी पोर्शन है वो बिल्कुल सही है, हमें पता चल गया है कौन सी वस्तु है। इसके अलावा किस किस वस्तुओं के क्या क्या जड़त्व आघूर्ण होते हैं, जैसे प्रश्न में इन्होंने दिया हुआ है रिंग, ठोस गोला, खोखला गोला। तो यदि रिंग की बात करूं मैं, यदि रिंग की बात करी जाए, एक ठोस गोला, और तीसरी चीज इन्होंने क्या दिया है खोखला गोला। तो रिंग का तो सीधा होता है mr स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, ध्यान रखिएगा रिंग का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होता है mr स्क्वायर। ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है यानी कि I, वो बराबर होता है 2/5 mr स्क्वायर के, और तीसरा यदि खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण ले लें तो वो हमारा होता है 2/3 और साथ में होता है mr स्क्वायर के। तो आपको सबके जो जड़त्व आघूर्ण है वो पता होनी चाहिए कि रिंग का जो होता है mr स्क्वायर, ठोस गोले का 2/5 mr स्क्वायर, खोखले गोले का 2/3 mr स्क्वायर, और डिस्क का होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो हमें जो लास्ट में जड़त्व आघूर्ण मिला वो 1/2 mr स्क्वायर मिला, जो कि डिस्क का होता है, इसलिए ये जो वस्तु होगी वो डिस्क होगी। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2013 में एक और जो प्रश्न इस टॉपिक से आया इस प्रकार से है, इसके अनुसार द्रव्यमान m तथा लंबाई l की एक छड़ है PQ, P सिरे पर लटकी हुई है। छड़ को क्षैतिज रखने के लिए इसे Q बिंदु पर द्रव्यमान रहित डोरी से बांध दिया जाता है। जब डोरी को काट दिया जाता है तब प्रारंभ में छड़ का कोणीय त्वरण है। और हमें डायग्राम यहां पर इन्होंने दे रखा है कि डायग्राम इस प्रकार से है, यह डायग्राम दे दिया, ये हमारा सिरा दे दिया, एक P सिरा दे दिया, ये वाला सिरा हमारे को क्या दे दिया Q दे दिया, और यहां पर इन्होंने इस डोरी को किसी डोरी से इसको क्या कर रखा है बांध रखा है,
ये इस प्रकार से इसने बांध रखा है। ये हमारी छड़ है, इसकी लंबाई क्या है L, और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है M है। तो इस प्रकार से इसे करेंगे, ये समझते हैं। हमें ज्ञात करना है अल्फा। क्या ज्ञात करना है? अल्फा को ज्ञात करना है, और अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। अब ये क्या करें, देखिए प्रश्न में कि एक पी क्यू छड़ है, उसके किसी पी सिरे को हमने फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब ये अपनी जगह पर बना रहेगा। दूसरा, जैसे हम कह सकते हैं कि इस पर कोई कील गाड़ दी कि यदि ये यहां से मूव भी होगा तो ये इस अक्ष के परिधि तक घूम सकता है, कहने का इसका अर्थ ये है। और सेकंड, इन्होंने क्या किया, क्यू सिरे को किसी डोरी से, द्रव्यमान रहित डोरी से लटका रखा है, बांध रखा है ऊपर की ओर, जिससे ये छड़ क्या हो गई? क्षैतिज हो गई। अब ये छड़ क्षैतिज हो गई तो ये कह रहे हैं कि जब तक ये बंधी रहेगी, इस क्यू पर इस डोरी के कारण एक तनाव बल होगा, मतलब डोरी पे तनाव बल उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको कट करेंगे, यहां से काटेंगे, तो तुरंत क्या होगा? ये क्यू सिरा क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ये फ्री होगा तो ये गति करने की प्रयास करेगा। किस दिशा में गति करेगा? क्योंकि ये पॉइंट पी तो फिक्स है, तो ये वाला क्यू इस प्रकार से गति करेगा, यानी कि ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। घूमने की कोशिश करेगा तो घूर्णन गति करेगा। किस अक्ष के परितः? इस पी अक्ष के परितः, क्योंकि ये पी बिंदु क्या है? फिक्स है, उन्होंने दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है, और हमें कोणीय त्वरण अल्फा के मान को ज्ञात करना है। यहां पर हम सीधे देख रहे हैं, क्योंकि घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए पिंड पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। और बल आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाउ यहां पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। हमें ज्ञात करना है अल्फा, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है एक आई अल्फा, ये एक रिलेशन होता है। लेकिन बल आघूर्ण किस अक्ष के परितः? आप देख रहे हैं पिंड इस पी अक्ष के परितः घूर्णन करेगा, तो हम क्या करेंगे? बल आघूर्ण पी अक्ष के परितः। और यदि बल आघूर्ण पी अक्ष के परितः ले रहे हैं तो इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण भी आपको पी अक्ष के परितः लेना पड़ेगा, जो कि पी बिंदु क्या है? इस छड़ का एक सिरा पर स्थित है, मध्य पे स्थित नहीं है ये पी बिंदु। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। पहला, हम कह सकते हैं जो बल कार्य करेगा वो छड़ का भार होगा, और छड़ का भार बल जो होगा छड़ के बिल्कुल सेंटर में काम करेगा, नीचे की ओर। इसका मान क्या होगा? mg के बराबर होगा, क्योंकि छड़ का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M है, तो ये हो जाएगा mg काम करेगा। ये से नीचे की ओर धकेलेगा, ये से नीचे धकेलेगा, तो इस P बिंदु पर प्रतिक्रिया बल भी काम करेगा। आप जानते हैं, जब हमने बल आघूर्ण आपको बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो बताया था कि कोई दरवाजा होता है, उसके किनारे पर जो हम कह सकते हैं घूर्णन अक्ष होती है, जब हैंडल से पकड़ के हम दरवाजे को घुमाते हैं तो उस घूर्णन अक्ष पर क्या लगता है? प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। हम जो बल लगाते हैं किस पर? हैंडल पर, उसका प्रतिक्रिया बल कहां लगता है? उस घूर्णन अक्ष पर लगता है। तो इसका अर्थ है कि जब ये छड़ घूमेगी तो इस पी बिंदु पर एक, हम कह सकते हैं, प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। प्रतिक्रिया बल का न तो हमें मान पता है ना उसकी दिशा पता है, तो हम इसके दो घटक कर लेते हैं। एक एक्स अक्ष के परितः, इसको कह लेते हैं आर एक्स, और एक वाई अक्ष के परितः, इसे हमने कह लिया ये क्या है? आर वाई। तो इस छड़ पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, एक mg भार बल नीचे की ओर, एक प्रतिक्रिया बल का एक्स अक्ष के परितः घटक जो इस दिशा में, प्रतिक्रिया बल का वाई अक्ष के परितः घटक जो कि ऊपर की तरफ है। अब हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण आप समझते हैं कि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी जो होती है उनका गुणनफल, बल गुणा बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। तो अब ये देखें कि एक बल तो हमारा ये mg है, इसकी घूर्णन अक्ष से यहां से दूरी क्या होगी? टोटल लंबाई यदि l है छड़ की, तो ये लंबाई यहां से लेके यहां तक की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी l/2। तो टीपी की यदि वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा भार बल हो गया mg मल्टीप्लाई पहला बल हो गया mg और घूर्णन अक्ष से दूरी l/2, प्लस दूसरा बल कौन सा लग रहा है? rx, और rx की घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होगी? 0, क्योंकि ये तो लग ही p पर रहा है, घूर्णन अक्ष पर ही लग रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 0, प्लस तीसरा बल क्या लग रहा है? ry, प्रतिक्रिया बल लग रहा है ऊपर की ओर, और उसकी भी घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी होगी? 0, क्योंकि इसी बिंदु पर लग रहा है, तो ry मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? एक तो यहां पर अल्फा है, और दूसरा है IP। IP का अर्थ है इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण, और किसी छड़ का उसके सिरे के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है mL²/3। तो लिख लेते हैं इस सूत्र को, छड़ का सिरे के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर होगा mL²/3। इस सूत्र को आपने ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमने IP लिखा है, क्योंकि ये
पी अक्ष के परिधि इसका जड़ता को लिखेंगे तो ये होगा ml² और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो mg मल्टीप्लाई l/2 तो क्या लिखेंगे mg मल्टीप्लाई l/2। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया दाहिनी तरफ आ गया ml² मल्टीप्लाई अल्फा। तो हमें तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा को यहां रख देते हैं, ये mg l/2 ऐसे रख देते हैं mg l/2। 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो मल्टीप्लाई 3, ml² की नीचे हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ml²। तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए m से m कट गया, इस l से 2 में से एक घात कट जाएगी, एक रह जाएगी, तो क्या निकल के आ गया, ये ऊपर आ गया 3g और नीचे की ओर क्या आ गया 2l। तो यानी कि कोणीय त्वरण का मान हमारा किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया है। अब इस हिसाब से देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो 3g/2l पहला ए पोर्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो चॉइस है वो ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यह छड़ तब हमने निकाला है जबकि छड़ क्या है, बिल्कुल क्षैतिज है। यदि छड़ एकदम क्षैतिज न होती तो फिर ये वाला फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्योंकि यदि ये छड़ इधर की बजाय इधर की ओर आ जाती, ऐसे आ जाती, तो आप समझ सकते हैं इसका ये जो mg है ये यहां पर पहुंच जाता, और यदि यहां पर पहुंच जाता तो इसकी घूर्णन अक्ष से ये जो डिस्टेंस थी ये चेंज हो जाती, तो अल्फा का मान भी बदल जाता। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी अगले प्रश्न में किसी दूसरी स्थिति में 30 डिग्री में आपको पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2014 में जो प्रश्न आया था इस टॉपिक से वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार 50 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.5 मीटर त्रिज्या का एक ठोस सिलेंडर यानी कि बेलन अपनी क्षैतिज अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकता है। इस पर एक भारहीन रस्सी लपेटी गई है जिसका एक सिरा सिलेंडर से जुड़ा है और दूसरा सिरा मुक्त रूप से लटक रहा है। रस्सी में कितना तनाव लगाया जाए कि कोणीय त्वरण 2 परिक्रमण प्रति सेकंड स्क्वायर हो। तो हमें क्या क्या चीजें दी हुई है पहले ये लिख लेते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि m की वैल्यू हमें दे दी 50 किलोग्राम। सेकंड हमारे को दे रखा त्रिज्या दे दी r बराबर 0.5 मीटर। थर्ड हमें दे दिया है कि जो कोणीय त्वरण दे दिया अल्फा वो दे दिया 2 परिक्रमण प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ये परिक्रमण प्रति सेकंड स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट पे हम कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं एक चक्कर में जो टोटल होता है वो 2 पाई रेडियन कोण मरता है। आप जानते हैं यदि ये कोई हम गोला बना लें तो इसके सेंटर पर जो टोटल कोण बनता है वो कितना बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है। तो परिक्रमण प्रति सेकंड स्क्वायर को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 पाई और ये लिख देंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें कोणीय त्वरण अल्फा दे दिया। अब प्रश्न को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक इसने इस प्रकार से एक सिलेंडर लिया है और यह सिलेंडर किसी क्षैतिज अक्ष इस प्रकार की अक्ष पे फिक्स है, लटका हुआ है, और इस वाले सिलेंडर पे यहां पर रस्सी के कई सारे फेरे लगे हुए हैं, हम कह सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे करके आप कह सकते हैं फेरे लगे हुए हैं, और ये एक रस्सी नीचे लटक रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस रस्सी को यदि पकड़ के हम खींचें तो रस्सी को पकड़ के खींचेंगे तो इसमें तनाव बल उत्पन्न होगा। तो यदि रस्सी को पकड़ के नीचे की ओर खींचा जाए, जो तनाव बल इसमें उत्पन्न हो वो इतना तनाव उत्पन्न हो कि जिसके कारण यह जो हमारा सिलेंडर है ये 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से घूमना प्रारंभ कर दे। तो यही हमारे को टेंशन फोर्स इसमें कैलकुलेट करना है, ये तनाव बल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यह तो हमने इसकी एक्चुअल पोजीशन आपको बता दी। वास्तव में देखा जाए तो ये यदि साइड व्यू लें इसका, ये किनारे वाला यदि व्यू लें, किनारे की ओर से इसको देखें तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या इसका केंद्र हो गया, यहां से लेकर के, क्योंकि रस्सी कहां लटक रही है, इस प्रकार से लटक रही है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी यह इसकी त्रिज्या के r के बराबर होगी। अब जब हम इसे खींचेंगे तो ये इस अक्ष के परितः, यह जो हमारी अक्ष होगी ये बाहर की ओर निकल रही है, आपकी तरफ आ रही है, यही अक्ष है जो बीच से जा रही है। जब हम रस्सी को खींचेंगे तो ये इस प्रकार से तेजी से चक्कर लगाएगा। जब ये चक्कर लगाएगा तो इस पर लगने वाले कुल बल कौन कौन से होंगे, वही बल हमारे को पहले कैलकुलेट करना है।
हम जानते हैं कि इस पर एक तो लग रहा है ये तनाव बल T नीचे की ओर, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड बल इस पर जो लग रहा है, एक है mg बल जो कि नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये क्या होगा mg बल। ये जिस अक्ष के परितः ये घूम रही है उसी अक्ष पर ये mg बल कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं इसको जिस चीज से हमने फिक्स करा हुआ है उसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है उस बल को हम कह सकते हैं, आप रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं, उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है कि तनाव बल हमें ज्ञात करना है और साथ ही हमारे को अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है। तो ठीक पिछले प्रश्न में हमने फॉर्मूला यूज किया था, जो करा था टाउ इज इक्वल टू, ये होता था I इंटू अल्फा। तो अब यह हमारा बलागुण है, यह हमारा जड़त्वागुण है और अल्फा हमारा क्या है, कोणीय त्वरण। तो बलागुण क्या होता है, बल गुना घूर्णन अक्ष से दूरी। तो जो तनाव है इस पर तीन बल कार्य करें, एक तनाव बल T, एक mg और एक प्रतिक्रिया बल आप कह सकते हैं R। तो इसको यदि कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, लगने वाले बल कौन कौन से हैं, तीन बल कार्य कर रहे हैं, एक तो आ गया T, तो T मल्टीप्लाई ये बल नीचे की ओर लग रहा है, तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं, यानी कि बल रेखा, बल की क्रिया रेखा जिसे हम कहते हैं, उस बल की क्रिया रेखा ये है। बल की क्रिया रेखा का अर्थ है कि यहां से इस बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंब दूरी किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो T के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, R की, प्लस दूसरा बल क्या लग रहा है, mg। ये घूर्णन अक्ष, जो हमारी घूर्णन अक्ष है उसी बिंदु पर कार्य कर रहा है, इसलिए घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होगी, 0। प्लस तीसरा बल कौन सा कार्य कर रहा है, एक प्रकार से प्रतिक्रिया बल, यह भी घूर्णन अक्ष पर ही लग रहा है, इसलिए क्या होगी, इसकी 0 आ गई। और यह किसके बराबर होगा, I इंटू अल्फा के बराबर। I क्या है, I है यह जो हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, क्या है, ठोस बेलन, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ठोस बेलन। और ठोस बेलन का जो जड़त्वागुण होता है वो होता है I इज इक्वल टू mr²/2। इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान देने की है कि ये ठोस बेलन है, यदि यह होता आपका खोखला बेलन तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता, ये केवल mr² आता। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखिए, जरूर रखिएगा कि आपको जो शेप दे रखी है वो कौन सी वस्तु है। तो I की वैल्यू क्या रख लेंगे इस वाले फॉर्मूले में, ये आ जाएगा mr²/2 और मल्टीप्लाई हमारे को क्या निकाला है, साथ में क्या है, अल्फा। तो अल्फा हम यहां पर लिख लेंगे। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया T मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू mr²/2 मल्टीप्लाई अल्फा। तो देखिए R से R की 2 घात थी, एक घात इसमें से कट जाएगी, एक रह जाएगी। तो T बराबर, अब वैल्यूज यदि रख लें तो M का मान कितना दिया है, M का मान है 50 किलोग्राम, तो लिख लिया 50 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी दी थी, 0.5 अपॉन क्या आ गया, नीचे आ गया 2 और साथ में हमारा क्या आ गया, अल्फा। अल्फा का मान हमने यह निकाला था 4 पाई रेडियन मल्टीप्लाई 4, आप पाई का मान रख लेंगे 3.14। तो आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, तो 100 और ये हमारी 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो लगभग ये जो हमारा निकल के आएगा, आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, ये हमारा लगभग निकल के आएगा 157 न्यूटन के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो डी पार्ट है वो बिल्कुल सही होगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये लगभग इतना निकलेगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 2014 में एक और जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से, इसके अनुसार किसी नत समतल का आनत कोण थीटा है, इस पर m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक ठोस गोला ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार गति करता है कि प्रथम दशा में गति पूर्णतः लोटनिक है और सरकी यानी कि फिसला नहीं है, जबकि दूसरी दशा में केवल सरकी है यानी कि केवल स्लिप हो रही है और लोटनिक नहीं है। तो इन दोनों ही दशाओं में गोलों के त्वरणों का अनुपात होगा। तो क्या क्या इन्होंने दिया हुआ इस बात को समझते हैं। ये कह रहे हैं कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन आप समझते हैं ये इस प्रकार से होता है, मान लेते हैं इसका एंगल क्या है, थीटा। यहां पर इन्होंने कहा एक गोला है और ये गोला नीचे की ओर आ रहा है। अब दो स्थितियों में आ रहा है। पहली स्थिति में क्या करें, इसका जो द्रव्यमान इन्होंने दे दिया m दे दिया, इस गोले का द्रव्यमान। पहली स्थिति में ये कह रहा है कि हमें त्वरण ज्ञात करना है, वो मान लेते हैं a1 है, इसको ज्ञात करना है। और पहली स्थिति इन्होंने दे दी कि लोटनिक है यानी कि फिसल नहीं रहा है, यानी कि जब गोला लुढ़क रहा है,
लुढ़क लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा, फिसल नहीं रहा, पहली स्थिति। और सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि जब गोला, उसमें त्वरण हमें तब ज्ञात करना है, दूसरी स्थिति में जब गोला, बिल्कुल इसका उल्टा कर रहा है, जब गोला फिसल रहा है, जब गोला फिसल रहा है, लुढ़क नहीं रहा, लुढ़क नहीं रहा। लुढ़क का मतलब रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे करके रोल हो करके ऐसे घूम घूम करके नहीं आ रहा। पहले स्थिति में तो हमें त्वरण तब निकालना है जब गोला ऐसे रोल करके आ रहा है और सीधे ऐसे करके स्लाइड करके फिसल नहीं रहा। दूसरी स्थिति में ये गोला ऐसे फिसल रहा है और ऐसे करके रोटेट नहीं हो रहा है। दोनों स्थितियों में हमें ज्ञात करना है। तो ये सीधा सीधा हमारे एनसीईआरटी की बुक में इसका डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है कि यदि कोई गोला लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा है, उस समय उसका जो त्वरण होता है ए, वह बराबर हमारा होता है जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां के रेडियस ऑफ जायरेशन होती थी। और आपको ध्यान रखना है जो के होती है, के स्क्वायर बराबर होता है, वो होता है आई अपॉन एम के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये मान लेते हैं ये पहली स्थिति में था तो A1 आ जाएगा। दूसरी स्थिति में जब गोला फिसल रहा है, लुढ़क नहीं रहा है, उस स्थिति में जो त्वरण का सूत्र होता है A, वो सीधे होता है जी साइन थीटा के बराबर होता है। और इस स्थिति में हमने त्वरण को क्या माना है, इसमें A1, इसमें क्या माना है A2। तो केवल इन दोनों फार्मूलों को आपने यूज करना है और आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या दिया है, इन्होंने ठोस गोला है, ठोस गोला है। और ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 लिखते हैं, क्योंकि ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या होती है। तो यदि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले फार्मूले में यूज करना है, तो हमें के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और के स्क्वायर बराबर किसका होता है, आई अपॉन एम के। तो लिखेंगे के स्क्वायर बराबर आई बटे एम, यानी कि हो गया 2/5, साथ में गया एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कट गया तो के स्क्वायर बराबर आ गया 2/5 आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये वैल्यूज इसमें रखनी है। तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सीधे फार्मूले तो हमें पता ही है। तो पहली स्थिति में त्वरण A1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू हमने कहा कितनी है 2/5 आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 2/5, नीचे तो आर स्क्वायर है ही, और इसकी वैल्यू क्या थी 2/5 आर स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या था आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा जी साइन थीटा, तो ऊपर हो गया, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2/5, तो 5 इधर चले जाएगा, 5 और 2 7/5, 7/5, तो इसको लिख सकते हैं 5/7 जी साइन थीटा। किसकी वैल्यू निकल गई, A1 की। अब A2 की वैल्यू निकालें, तो A2 की वैल्यू तो सीधे ही है जी साइन थीटा के बराबर। हमें प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या होगी। प्रश्न में क्या पूछा है, A1 अपॉन A2 का मान क्या होगा। तो निकाल लेंगे काफी आसान से, यह आ जाएगा A1 बटे A2। A1 की वैल्यू कितनी है 5/7 जी साइन थीटा बटे A2 की वैल्यू कितनी है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट गया, तो A1 अपॉन A2 बराबर किसके आ गया 5/7 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम देख रहे हैं जो पहला ए पार्ट है 5:7, वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, एक तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, एक आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि जब कोई लुढ़क रहा है फिसल नहीं रहा तो त्वरण क्या होगा, यदि कोई फिसल रहा है लुढ़क नहीं रहा है उस समय उसका त्वरण क्या होगा। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए इस फार्मूले में जो के होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, के स्क्वायर बराबर आई अपॉन एम के होता है। ये चीजें आपको पता है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। (2015) में जो इस टॉपिक से प्रश्न आए इस प्रकार से है
इसके अनुसार तीन सर्वसम गोलीय कोशों यानी कि खोखले गोलों में से प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। इन्हें आरेख में दर्शाए अनुसार रखा गया है। x x डैश एक अक्ष है जो दो गोलीय कोशों को स्पर्श करती है और तीसरे के व्यास से होकर के गुजरती है। तो x x डैश अक्ष के परितः इन तीनों गोलीय कोशों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। हमें डायग्राम क्या दे रखा है? ये इस प्रकार से इन्होंने डायग्राम दिया है कि ये एक गोला पहला गोला हो गया और दो गोले इन्होंने इस प्रकार से दे दिए। एक गोला ये है और दूसरा गोला हम कह सकते हैं ये है, इस प्रकार से। और जो अक्ष जा रही है वो इस प्रकार से जा रही है। एक्स एक्स डैश जो अक्ष जा रही है वो ऐसे करके जा रही है। ये तीनों गोले एक जैसे हैं। प्रत्येक की जो त्रिज्या है, प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। और प्रत्येक का जो द्रव्यमान है वह किसके बराबर है? हमने कहा m के बराबर। आपको यह ध्यान रखना है तीनों गोले कैसे हैं? खोखले गोले हैं, खोखले गोले हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो हमें x x डैश यानी कि x x डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि I x x डैश के परितः कुल जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यह ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे? काफी आसान है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं और जड़त्व आघूर्ण एक कैसी राशि होती है? हम जानते हैं अदिश राशि है। तो हमको यहां पर जो दिया हुआ है तीन गोलों का एक निकाय है। इसमें से पहला गोला मान लेते हैं ये वाला है, दूसरा गोला ये है और तीसरा गोला मान लेते हैं ये है। तो यदि पहले गोले का इस x x डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल लें, फिर दूसरे का भी निकाल लें, तीसरे का भी निकाल दें, तीनों को जोड़ दें तो कुल जड़त्व आघूर्ण हमारे पास आ जाएगा। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे टोटल जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब I1 I2 I3 को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पहले गोले की बात कर लें। ये हमारा पहला गोला है और इस गोले के सेंटर से क्या जा रही है? हमारी अक्ष जा रही है x x डैश। ये पहला गोला है। तो क्योंकि इसके सेंटर से जा रही है, इसके केंद्र से जा रही है घूर्णन अक्ष, तो इसका सीधे जड़त्व आघूर्ण का जो फार्मूला होता है यानी कि I1 बराबर होगा, आप जानते हैं खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/3 mr² के बराबर होता है। पिछले प्रश्न में हमने ठोस गोले का यूज किया था जो कि 2/5 mr² के बराबर होता है। आपको इस चैप्टर के यदि आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो प्रत्येक जितने भी आपके अलग अलग शेप्स होती हैं उनके आपको जड़त्व आघूर्ण पता होने चाहिए। यह भी पता होने चाहिए कि यदि उसके सेंटर से जाए तब क्या होगा और अलग अलग स्थितियों से जाए यदि घूर्णन अक्ष तब क्या होगा, यह आपको पता होने चाहिए फार्मूले। तो इस वाले गोले का तो इतना होगा। अब दूसरे गोले की बात करें। दूसरे गोला इस प्रकार से है और इसकी घूर्णन अक्ष यहां से किनारे से जा रही है। देखिए ये हमारी x x डैश है। तो अब किनारे से यदि जाए तब उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो आपने इस चैप्टर में हमने एक थ्योरम कराई थी। दो प्रकार की थ्योरम थी, एक तो जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों की प्रमेय और एक थी समांतर अक्षों के प्रमेय। तो समांतर अक्षों के प्रमेय को हम यहां पर इस्तेमाल लाएंगे। मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर से कोई एक अक्ष चलेगी, ये सेंटर ऑफ मास है। तो x x डैश के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा यानी कि I x x डैश बराबर होगा ICM यानी कि सेंटर से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस इन दोनों के बीच की दूरी को, यदि यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी, इस दूरी को मैं d ले लेता, जैसे कि हम वहां पर लेते थे, मान लेते हैं d मैंने ले ली, तो ये होता था md² के बराबर होता था। अब हमें क्योंकि ये दूसरा गोला है हमारा, तो दूसरे गोले का जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं I2 है। तो ICM यानी कि इसके सेंटर से यदि अक्ष जा रही होती उसके परितः जड़त्व आघूर्ण का सूत्र तो यही वाला होगा। तो ये कितना हो जाता? ICM का मान 2/3 mr² प्लस अब ये md, m तो गोले का द्रव्यमान m है और d क्या थी? इस वाली अक्ष के परितः x x डैश तथा जो सेंटर से जा रही है उस अक्ष के बीच की, दोनों के अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, और वो किसके बराबर थी? d फार्मूले में थी। और यहां पर देखें तो ये गोले की त्रिज्या के बराबर ही है यानी कि r के बराबर ही है। यदि ये x थोड़ा सा डिस्टेंस में होती तब r ना होकर के कुछ और होता, लेकिन यहां पर d किसके बराबर है? r के बराबर है। तो क्या आ जाएगा? mr²। तो यानी कि I2 का मान किसके बराबर आ जाएगा? ये 2/3 प्लस 1, तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5/3 mr² के बराबर होगा।
ठीक इसी प्रकार से तीसरे गोले का यदि आप निकालते तो तीसरे गोले का भी बिल्कुल ऐसे ही होता। ये हम तीसरा गोला ले लेते हैं और इस तीसरे गोला का भी एक्स एक्स डैश के परितः निकालते तो इसके भी पहले सेंटर से ले जा लेते हैं। और तो फिर फार्मूला ये लिखता आई एक्स एक्स डैश बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और यहां से यहां तक की दूरी भी किसके बराबर होती, आर के बराबर ही होती। तो दूसरे और तीसरे गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण सेम ऐसा ही निकलेगा, यानी कि I3 भी हमारा 5/3 mr² के बराबर ही आएगा। तो अब इसका यूज करना है हमने यहां पर इस वाले फार्मूले में। तो वैल्यूज रखें, I1 का मान कितना है 2/3 mr², I2 का मान कितना है 5/3 mr², और I3 का मान कितना है, ये भी 5/3 mr²। तो तीनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, तो देखिए mr², ये भी mr² है, ये mr², तो mr² तो तीनों में कॉमन है। देखिए सबके हर समान है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, तो अंश सीधे जोड़ देंगे, 5 और 5 10 और 2 12, तो ये क्या गया 12/3, 3 से काटेंगे यानी कि 4mr²। इसका अर्थ है कि जो एक्स एक्स डैश के परितः जो कुल जड़त्व आघूर्ण होगा वो 4mr² के बराबर होगा। इस हिसाब से यदि हम इसमें आंसर देखें तो हमारा जो डी पार्ट है वो बिल्कुल सही है, डी पोर्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 2015 में एक और जो प्रश्न इस टॉपिक से आया इस प्रकार से है, इसके अनुसार एक छड़ का भार W है तथा यह दो समांतर क्षुरधारों यानी कि नाइफ एजो A तथा B पर टिकी है और क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A तथा B के बीच की दूरी d है तथा छड़ का द्रव्यमान केंद्र A से x दूरी पर है, छड़ का द्रव्यमान केंद्र A से x दूरी पर है, तो A पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान होगा। कहां पर, A पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान ही पूछ रहा है। तो प्रश्न को समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले एक छड़ लेनी है हमने, यहां हमने एक छड़ ले ली और इस छड़ के हम कह सकते हैं दो छुर धारों पर रखी हुई है। छुर धार आप समझ सकते हैं नाइफ एजेस, मतलब चाकू की धारें। तो हम इस प्रकार से इसका सपोर्ट बना रहे हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट कौन सा है, ये ए है, ये छुरधार कौन सा है ए, और यहां पर हमने एक दूसरा ले लिया छुरधार, ये क्या ले लिया, मान लेते हैं ये क्या है बी। ये कह रहे हैं कि इन ए तथा बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये डिस्टेंस इन्होंने दे दी डी। और साथ ही ये क्या कह रहा है कि जो द्रव्यमान केंद्र पर जो फोर्स लग रहा है वो W है। इसने दिया हुआ है कि एक छड़ का भार W है और छड़ का द्रव्यमान केंद्र A से x दूरी पर है। जो A से x दूरी पर, x डिस्टेंस पर हम एक बिंदु ले लें, ये वाला पॉइंट, यहां पर क्या है, ये क्या है द्रव्यमान केंद्र। तो इस बिंदु को यदि मैं द्रव्यमान केंद्र लूं तो इस बात को समझिए, क्योंकि यदि क्षैतिज तल पृथ्वी से किसी वस्तु की ऊंचाई ज्यादा ऊपर नहीं रहती तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है और वही उसका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, जहां पर उसका समस्त भार निर्भर करता है। तो यदि यह इसका द्रव्यमान केंद्र है और यह क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं है क्योंकि ये छुरधारों पर रखी हुई है, तो यही इसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र भी होगा। गुरुत्व केंद्र होगा तो इस पर क्या होगा, नीचे की ओर भार बल कार्य करेगा, जो कि हमारा क्या होगा W। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं, मान लेते हैं C। तो ये वाला पॉइंट हमारा A हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा, इसको इधर की ओर लिख लें तो मेरे ख्याल से काफी आसानी होगी। ये A पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, B पॉइंट हो गया। A B के बीच की दूरी होगी ये, और A से लेकर के इस द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, x। तो अब इस पर हमने जो क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ था वो सब हमने लिख लिया। ये पूछ रहे हैं, प्रश्न में पूछा है कि इस A बिंदु पर, क्योंकि ये छुरधार के ऊपर स्थित है, तो इसलिए इस पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। क्योंकि A बिंदु पर है, प्रतिक्रिया को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A बिंदु पर प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, n है, और इसी NA के मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो काफी आसान है। आपको यदि ये बेसिक चीजें क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका काफी काम हो जाता है। तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम इस जो हमारी छड़ है इस पर लगने वाले समस्त बलों की वो बात करते हैं, क्योंकि उसने प्रश्न में एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि यह जो छड़ है वह संतुलन की स्थिति में है। यदि संतुलन की स्थिति में होगी तो लिखते हैं, यदि छड़ क्या है, संतुलन में है, तो तब क्या होगा,
इस पर लगने वाले जो सारे फोर्सेस होंगे वो जीरो होंगे, और इस पर लगने वाले जो जितने भी बल आघूर्ण होंगे उन सबका योग भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब इस पर कितने बल लग रहे हैं पहले हम यह देखते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो Na बल कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। एक B पर प्रतिक्रिया बल भी लगेगा जो कि ऊपर की दिशा में होगी, ये क्या होगा, NB। तो एक हो गया हमारे पास Na, एक हो गया हमारे पास NB, और एक हमारे पास बल लग गया W, जो कि द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है, नीचे की दिशा में लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, भार बल भी कहते हैं। तो ये क्या लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, 3 बल लग रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, Na की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करें कि इस पर लगने वाले समस्त बल आघूर्णों का योग क्या होगा, 0 होगा। और आप जानते हैं यदि बल आघूर्ण यदि ले रहे हैं तो बल आघूर्ण 2 डायरेक्शन में होते हैं, क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज दिशा जो हम लेंगे बल आघूर्ण की, वह कैसी लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन हमें एक घूर्णन अक्ष लेनी पड़ेगी। घूर्णन अक्ष मतलब जिसके परित इस पर लगने वाले समस्त बल आघूर्णों की हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ 3 बिंदु, हम किसी भी बिंदु के परित जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं, चाहे यहां पर बिंदु लीजिए, चाहे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसी के भी परित निकाल सकते हैं, क्योंकि यह संतुलन की स्थिति में मुख्य बात यह है। अब हम किसके परित निकालेंगे इस बात को समझिए। हमें 3 फोर्सेस दे रखे हैं, एक Na, एक Nb और एक W। हम यदि प्रश्न में देखें, हमारा जो आंसर हमें निकालना तो Na का मान है, और हमारे प्रश्न में जो आ रहा है वो W में आंसर आ रहा है। यानी कि हम Nb को यदि 0 करना चाहें, यदि हम चाहते हैं कि Nb हमारे प्रश्न में ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस अक्ष के परित हम क्या निकालते हैं, बल आघूर्णों की गणना करते हैं। तो हम क्या, कौन सी घूर्णन अक्ष ले रहे हैं, Nb ले रहे हैं। तो घूर्णन अक्ष कौन सी ले रहे हैं, ये Nb ले रहे हैं। तो यहां पर लिखते हैं Nb के परितः बल आघूर्ण। तो Nb के परितः बल आघूर्ण क्या होंगे, सबसे पहले आप जानते हैं बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस Nb की यदि इस वाले बल से घूर्णन अक्ष से दूरी निकालें, तो देखिए A से लेके B के बीच की कुल डिस्टेंस है D, A से लेके C तक के बीच की कुल डिस्टेंस है X। तो अब सोचिए C से लेके B तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी है D में से इस X को घटा देंगे तो D माइनस X। अब दूसरी बात, इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा ज्ञात करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये हमने कहा ये बिंदु क्या है, B बिंदु है, और ये वाला बिंदु क्या है, इससे D माइनस एक्स डिस्टेंस पर ये बिंदु क्या है, C डिस्टेंस है। इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या है, नीचे की ओर है W। अब कैसे ज्ञात करें कि यह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसे कैसे ज्ञात करें। आपने क्या करना है कि इस B बिंदु को, क्योंकि घूर्णन अक्ष है, इसको लेकर के एक गोले की कल्पना कर ली मैंने इस प्रकार से। अब इस गोले की मैंने कल्पना कर ली। अब आप सोचिए इस पर ये W बल जो काम कर रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस दिशा में काम कर रहा है। तो यदि W इसको नीचे की ओर घुमाएगा तो ये गोला कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। क्योंकि फोर्स ऐसे घूम रहा है, तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ करा, मान लो ये सर्कल पे यहाँ हैंडल लगा है, उसको नीचे की ओर खींचूंगा तो सर्कल ऐसे करके रोटेट करेगा, तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ है लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लगने वाला बल W माइनस का साथ होगा, साथ में क्या हो गया W, और डिस्टेंस क्या होगी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, D माइनस एक्स प्लस। तो एक बल तो ये हो गया, दूसरा बल ये देखते हैं, ये क्या है Na। तो लगने वाला बल हमारा क्या आ जाएगा, लगने वाला बल क्या हो गया Na, और B से लेकर के इस A तक की जो डिस्टेंस कितनी है, D है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे D। अब इसके लिए भी हम ये सोचें कि ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको ज्ञात करने के लिए फिर ये मेथड यूज कर रहे हैं। हमने कहा ये वाला बिंदु हमारा क्या था, Na था, किस दिशा में लग रहा था फोर्स, ऊपर की दिशा में लग रहा था। ये वाला बिंदु क्या था, B था। फिर से हमने एक सर्कल बना लिया इस प्रकार से, ये सर्कल का मान लेते हैं केंद्र है। अब की बार ये ऊपर की ओर घूम रहा है, जब ये ऊपर घूमेगा तो ये सर्कल ऐसे करके घूमेगा, आप समझ सकते हैं। और ये किसकी दिशा है, घड़ी के चलने की दिशा है। तो यानी कि ये वाला जो होगा हमारा जो बल आघूर्ण, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तीसरा हमारा कौन सा आ रहा है, Nb आ रहा है, और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होगी, क्योंकि इसी अक्ष के परित
हम घूर्णन करा रहे हैं, इसलिए दूरी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, क्योंकि यह हमने कहा था किस अवस्था में, संतुलन की स्थिति में, इसलिए समेशन टाउ जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसको क्या रख लेंगे, 0 के बराबर। तो ये पद तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें किसका मान निकालना है, Na का मान निकालना है। तो ये लिख लिया मैंने Na मल्टीप्लाई डी बराबर, इस पद को उधर ले जाएंगे तो माइनस डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा, Na इजिकल टू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा W इंटू डी माइनस एक्स, और ये कहाँ आ जाएगा, D इसके नीचे की ओर चले जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यदि हम प्रश्न में देखें तो ये हमें जो दिया है, ये दिया है W इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी, और ये हमारा D पार्ट, जो D पार्ट है वो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, ये इन क्वेश्चंस को करने में जब आप एग्जाम्स में करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे, 35 सेकंड लगेंगे, आधा मिनट से पहले आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हम इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाए क्या हो, क्योंकि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सोच सकते हैं, जब यहाँ फोर्सेस की डायरेक्शंस आप बनाओगे तो आपको इतने डायग्राम नहीं बनाना है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आप स्वतः ही समझाओगे, ये नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब है ये ऐसे करके घूमेगा, रोटेट करेगा तो सीधे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये ऊपर की ओर लग रहा है तो ऐसे घूमेगा इसके परिधि तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये चीजें हम कह रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा। पर आप समझिए जरूर, क्योंकि यहीं पर आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होगा जो आपको और भी बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।